Hello, my name is Pooja Nagutra and I am from Paramedical Department and my topic is tissue processing. ओके, टिश्यू प्रोसेसिंग बेसिकली होता ये है कि जो भी हमारे पास टिश्यू आता है जो कि बायोप्सी के थ्रू आता है। बायोप्सी और ऑटोप्सी दो टाइप से होते हैं। बायोप्सी जिसका हम जो है इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं, ऑर्गन जो लेते हैं हम वो लेते हैं हम लिविंग टिश्यू से। लिविंग टिश्यू जनरली जो हमें मिलता है जो ऑपरेशन जो पेशेंट ऑपरेट होते हैं जिनका हमें एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों कंडीशंस में हम बायोप्सी लेते हैं। और एटॉप्सी जो हम कलेक्ट करते हैं वो होता है हमारा जो कि डेड बॉडी से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है जिसमें हम जो नॉर्मल जो टिश्यू का एग्जामिनेशन करते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजी जिसमें हम एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू फॉर द प्रेजेंस एंड द चेंजेस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें हम जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको देखने के लिए, जो भी डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी में बेसिकली हम सबसे पहले जो करते हैं जो होता है ग्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो हम जो भी स्पेसिमेन हमारे पास आता है, जो हॉस्पिटल से हमारे पास कलेक्ट किया गया जो स्पेसिमेन आता है, उस स्पेसिमेन को हम 10% फॉर्मेलिन में रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो 10% फॉर्मेलिन जो है उसको ऑटोलाइसिस से बचा सके। ओके, तो ग्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमारे पास जो भी ऑर्गन आता है जिसकी थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर, और उसको थिकनेस को जब हम कट करते हैं तो जो भी स्पेसिमेन हमें जो मिलता है उसे हम मेटल की कैसेट में फिक्स करते हैं, और फिक्सेशन करने के बाद हम उस स्पेसिमेन को फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ग्रॉस एग्जामिनेशन में जनरली हम एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों टिश्यू को देखा जाता है, जिसमें हम कैंसर टिश्यू जो कि आपके डायग्नोसिस पर्पस के लिए जो एबनॉर्मल फॉर्म में दिखाई देता है जो टिश्यू, उसको हम ज़्यादा एग्जामिन करते हैं और वहीं से हम क्या करते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव जो है हमारे पास जो हमारी जो मेन प्रोसेस जो होती है टिश्यू प्रोसेसिंग की जो स्टेप्स होती है, जिसमें हमारा सबसे पहले होता है फिक्सेशन, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन, तीसरा होता है क्लियरिंग, फोर्थ इज एम्बेडिंग, 5 इज सेक्शनिंग, 6 इज स्ट्रेनिंग एंड 7th इन माउंटिंग एंड रिजल्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन जनरली हम क्यों करते हैं, क्योंकि फिक्सेशन जो होता है हमारे टिश्यू को ऑटोलाइसिस से बचाता है। ऑटोलाइसिस मतलब कि क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया जो अगर हमारा टिश्यू अगर नेचुरली ऐसे ही अगर हमने इसको कलेक्ट करने के बाद बाहर रख दिया तो उसमें कोई भी जो बैक्टीरियाज होंगे वो उस बैक्टीरिया जो क्या करेंगे आपके जो सैंपल है या जो टिश्यू है उसको ऑटोलाइसिस करेंगे, है ना, जो बैक्टीरियाज जो है उनमें अटैक करेंगे। देन उसके बाद उसके जो शेप और साइज़ को भी क्या कर सकते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम जनरली जो फिक्सेटिव जो हम करते हैं वो हम किस लिए करते हैं कि जो हमने फॉर्मेलिन के जो 10% जो फॉर्मेलिन होता है जनरली हम उसका यूज़ करते हैं, जो कि आपके जनरली जो मॉर्फोलॉजी को भी प्रिजर्व करके रखता है, उसके साथ साथ आपके जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेनिंग जो होती है उसको भी अच्छे से देखने के लिए हम फिक्सेशन का यूज़ करते हैं। अगर प्रॉपर फिक्सेटिव आपका टिश्यू नहीं होगा तो फर्दर जो प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टिश्यू है जो हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे वो हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। तो टिश्यू को इम्प्रूवमेंट और उसके ऑप्टिकल या उसके डिफ्रेंशिएशन जो उसके सेल्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं टिश्यू को फिक्स करते हैं। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है जिसको हम फिक्सेशन के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसके बाद उसकी बात करते हैं हम डिहाइड्रेशन की। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन जो जनरली होता है फिक्सेशन में तो हम 10% फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेलिन के अलावा और भी बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं उसको हम आगे फर्दर करते हैं। तो फिक्सेशन के बाद आता है हमारा डिहाइड्रेशन जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है। डिहाइड्रेशन जनरली हम जो करते हैं उसमें हम किसी भी जो रिएजेंट्स होते हैं, डिहाइड्रेशन में जनरली हम डिहाइड्रेशन मतलब कि आपके टिश्यू में से वाटर को रिमूव करना डिहाइड्रेशन कहलाता है। अगर आपका टिश्यू जो है जो फॉर्मेलिन के वाटर में था, देन उसके बाद हम उसको आगे डिहाइड्रेट करेंगे किससे, अल्कोहल से। अब अल्कोहल से डिहाइड्रेट करने के लिए जो हम जनरली जो मोस्ट कॉमन जो होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं अल्कोहल होता है, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जो अल्कोहल आपका क्या करता है 70%, जिसको हम किस में लेते हैं हायर कंसनट्रेशन की ओर लेते हैं, लोअर टू हायर कंसनट्रेशन की ओर, जिसमें आपका 70% अल्कोहल, 80% अल्कोहल, 90% अल्कोहल एंड 100% अल्कोहल होता है, जो कि आपके टिश्यू को क्या करता है डिहाइड्रेट करके रखता है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस होती है डिहाइड्रेशन के बाद जो होती है हमारी क्लियरिंग होती है। क्लियरिंग जो होता है जनरली आपके जो टिश्यू को क्या करता है क्लियर करके रखता है। मतलब कि जैसे कि हम जनरली बात करें डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमने क्या किया फिक्सेटिव के वाटर को हमने किससे रिमूव किया,
अल्कोहल से, अल्कोहल के वाटर को हम जो रिमूव कर रहे हैं वो किससे करेंगे, हम ज़ाइलिन से करेंगे। तो ज़ाइलिन जो होता है, हम ज़ाइलिन से उसको क्या करेंगे, क्लियर करते हैं, जिससे हमारा अल्कोहल का जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाए। जब वो रिमूव हो जाएगा तो हमारा जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा, हमारा एकदम क्लियर दिखाई देगा। देन उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, ज़ाइलिन और अदर क्लियरिंग एजेंट होते हैं इंक्लूडेड, जो कि टोलोडीन एंड क्लोरोफॉर्म होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो हम ज़ाइलिन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो आता है एम्बेडिंग। अब हमारे पास जो हमारा टिश्यू था, हमने प्रोसेसिंग करी। सबसे पहले हमने अपने टिश्यू को 10% फॉर्मेलिन में उसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद हमने उसको फिर अल्कोहल से फिर हमने उसको डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट करने के बाद हमने उसको क्या किया, 70% अल्कोहल, 80% अल्कोहल, 90% अल्कोहल में हमने उसको रखा। देन आके उसके बाद उसको हम जब एब्सोल्यूट अल्कोहल में रखते हैं, देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लियरिंग करते हैं। क्लियरिंग में हम ज़ाइलिन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो टिश्यू है वो क्या हो गया, आगे हमारा सारा जो वाटर था वो उसमें से रिमूव हो गया। अब हमारी बारी आती है एम्बेड करने के लिए। एम्बेडिंग में जनरली क्या करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं, जो कि जनरली कैसा होता है, एम्बेडिंग मीडिया के फॉर्म में होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 45 to 55 डिग्री होता है, जो कि आपके टिश्यू जो होता है उसके सराउंडेड जो भी वैक्स होती है उस वैक्स को एक एक्सटर्नल सपोर्ट देता है, एक टफनेस प्रोवाइड कराता है, जिससे आपका जो टिश्यू होता है वो प्रॉपर कटिंग के लिए आगे हो जाए। इसके लिए फिर हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रास के अल्मोड का यूज़ करते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, टिश्यू को वहाँ पर रखते हो और रखने के बाद फिर उसमें आप क्या करते हो, जो मेल्टेड वैक्स होता है उसको आप डालते हो, जिसके बाद आप उसको क्या करना पड़ता है, अल्मोड को आप 10 से 15 मिनट बाद आप उसको हटा सकते हैं। उसके बाद आप अपने टिश्यू को जो एक वहाँ पर जो टिश्यू अभी भी आपका सॉफ्ट है, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर में रख दोगे। देन वहाँ से उसका आपको क्या मिल जाएगा, जो टिश्यू होगा वो प्रॉपर आपको हार्डनेस प्रोवाइड मिल जाएगी, जिससे फर्दर आपका जो टिश्यू है आगे जो सेक्शन कटिंग के लिए आगे आ जाएगा। ठीक है, तो एम्बेडिंग के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेक्शनिंग की प्रोसेस करते हैं। अब सेक्शनिंग क्या है, सेक्शनिंग हमारा टिश्यू एम्बेड हो चुका है, जहाँ पे हमने उसको क्या किया, वैक्स में उसको रखा, जिससे वैक्स जो है उससे मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद क्या हो जाए, एक टिश्यू जो है उसको हार्डनेस प्रोवाइड हो जाए, जिससे हमारा जो टिश्यू आगे सेक्शन के लिए आगे फर्दर जो है कटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है सेक्शन में क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है माइक्रोटोम, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटरी माइक्रोटोम, जो कि जनरली किस में यूज़ किया जाता है, आपकी हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसके बाद जब हम एम्बेडिंग जो हम करते हैं, जिसमें हमारा जो सेक्शन की जो थिकनेस होती है रोटरी माइक्रोटोम में 5 to 7 UM होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी के जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमारे सेक्शनिंग की जाती है वो हम करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे ब्लॉक होल्डर होता है, ब्लॉक होल्डर में हम क्या करते हैं, टिश्यू को आगे रखते हैं। वहाँ पर हम टिश्यू को रखने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पे जो रोटरी माइक्रोटोम है वहाँ पे की इसकी जो ब्लेड होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, रोटरी माइक्रोटोम के हैंडल को जब हम रोटेट करते हैं तो वहाँ पर जो होता है आपका टिश्यू जो होता है, पहले उसको ट्रिम किया जाता है। ट्रिम करने के बाद जहाँ पर आपका ट्रिम हो जाए, वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि टिश्यू आपका दिखना स्टार्ट हो गया। जब आपका टिश्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको रोटरी माइक्रोटोम के हैंडल को आपको इतना स्पीड में रोटेट करना है, जिसकी वजह से जो टिश्यू होगा वो रिबन के फॉर्म में आपके पास निकलेगा। और उस रिबन फॉर्म में क्या होगा, छोटे छोटे जो टिश्यूज़ होंगे वो हमें दिखाई देंगे। उसे हमें वाटर बाथ में रखना है, जिसमें आपका वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होता है 40 to 45 होना चाहिए। इससे ज़्यादा का टेम्परेचर होता है तो हमारा जो वैक्स होता है, वो एक्स्ट्रा जो वैक्स होता है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको आगे आपकी जो स्लाइड होती है उस स्लाइड में आपको क्या करना है, एक एग एल्बुमिन जो रिएजेंट होता है, जो कि काफ़ी स्टिकी होता है, वो आपकी स्लाइड को आगे फर्दर क्या करता है, जो उसमें आपके टिश्यू जो होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा जो वैक्स होता है, आप उसको जब हीटिंग प्लेट में रखेंगे, हीटिंग प्लेट में जो एक्स्ट्रा वैक्स होता है आपकी स्लाइड का फर्दर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद आगे फर्दर हम उसमें नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे, जिसमें सेक्शनिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम आगे फॉलो करेंगे। सेक्शन के बाद हम आते हैं, इसमें जो सेक्शन हो जाएगा इसके बाद हम उसकी बात करते हैं, स्ट्रेनिंग की बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है सेक्शनिंग के बाद वो होती है फर्दर स्ट्रेनिंग की। स्ट्रेनिंग में जनरली हम क्या करते हैं, HND जो कि जनरली हमारी स्ट्रेनिंग होती है, जिसको हम रूटीन में HND जो स्ट्रेनिंग होती है उसको हम आगे फर्दर आगे करते हैं, जिसमें हमारी हेमेटोएक्सिलिन एंड इओसिन स्ट्रेनिंग होती है।
ठीक है। हेमेटोऑक्सिलिन एंड जो ईओसिन स्ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेनिंग हम टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद हमारी जो स्लाइड थी वो आगे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेनिंग की प्रोसेस करेंगे। स्ट्रेनिंग की प्रोसेस के लिए हम जनरली हेमेटोलॉजी में या फिर हिस्टोलॉजी में हम जो करते हैं वो करते हैं हेमेटोजाइलिन एंड ईओसिन स्ट्रेनिंग हम करते हैं। अब इसमें जो रिएजेंट्स हम जो जनरली यूज़ करते हैं, हेमेटोजाइलिन जो होगा हमें 1 ग्राम लेना है। उसके बाद सेकंड हमारा ईओसिन होता है जो हम 1 ग्राम लेंगे। थर्ड इज़ HCl जो कि आपके 10 cc होगा। उसके बाद हम लेंगे डिस्टिल वाटर जो कि 100 cc होगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपका जो टिश्यू था जिसमें आपका एक्स्ट्रा वैक्स था, आपने उसको हटा दिया। एक्स्ट्रा वैक्स को आपने क्या किया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद आप उसको क्या करोगे, ज़ाइलिन में रखोगे। ज़ाइलिन के बाद फिर हम अगर अगेन हम उसको क्या करेंगे, अल्कोहल में रखेंगे। यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो कैसे हो जाएगी, डिहाइड्रेट करेगी। अब स्टेनिंग प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो सेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, डीपैराफिनाइज करेंगे। डीपैराफिनाइज करने के लिए हम ज़ाइलिन का यूज़ करेंगे क्योंकि ज़ाइलिन जो होता है हमारा क्लियरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अल्कोहल का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो वहाँ पे हमने क्या किया था, इंक्रीज कंडीशन में डिक्रीज कंडीशन में किया था, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में। यहाँ से हम क्या करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की और हमारे अल्कोहल का यूज़ करेंगे, जिसमें हम हमारी स्लाइड्स को क्या करेंगे, पहले 1 मिनट के लिए 100% अल्कोहल में रखेंगे। फिर 1 मिनट के लिए हम उसको 90% अल्कोहल में रखेंगे। फिर अगेन हम इसको 80% में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइड को जो है हमारे टेप वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको आपका जो पहला जो रिएजेंट है जिसको हम हेमेटोजाइलिन बोलते हैं, उससे आपको 15 मिनट के लिए उसको स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद आपको फिर क्या करना है, उसका 15 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद उसको आप जो है वॉश करेंगे अगेन। वॉश करने के बाद फिर आपको फिर से अगेन क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करें, एसिड अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि इसमें आपको क्विकली 3 to 10 डिप देना है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बर्न हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम एसिड अल्कोहल में इसको डिप करेंगे उसके बाद अगेन हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो कलर है वो प्रॉपर डीकलराइज हुआ है या नहीं। अगेन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, वाटर से वॉश करेंगे। वाटर से वॉश करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको जो अमोनिया वाटर है जिससे आप 10 से 20 सेकेंड के लिए अपनी स्लाइड को अगेन रखेंगे। उसके बाद आप उसको फिर वाटर से वॉश करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट रिएजेंट आता है ईओसिन, जो कि हमारे पिंक कलर का जो होता है। ईओसिन जो है उसमें आपको 15 सेकंड के लिए रखना है। 15 सेकंड से आप 2 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आप उसको एक्स्ट्रा रखेंगे तो हमारे ईओसिन का जो कलर होता है वो एक्स्ट्रा आएगा, जिससे हमारी जो स्लाइड है, अगर हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें पूरी जो स्लाइड होगी वो पिंकिश कलर में दिखाई देगी। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अगेन हमारी स्लाइड को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम अपनी स्लाइड को डिहाइड्रेट करेंगे। स्लाइड को डिहाइड्रेट करने के लिए अगेन हम जो है किसका यूज़ करें, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। अल्कोहल जो है हमें अगेन वही लेना है, आपका 70% अल्कोहल, 80% अल्कोहल, 90% अल्कोहल जो है हम उसको यूज़ करना है। वही हमें क्या करना है, डिक्रीज कंडीशन में लेना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, फोर्थ जो हमारा क्लियरिंग में हमें क्या करना है, ज़ाइलिन का यूज़ करना है। तो अपनी जो स्लाइड है उसको आपको क्लियरिंग में रखना है। आपको ज़ाइलिन जो क्लियरिंग एजेंट है उसमें आप उसको रखोगे अपने स्लाइड को। और उसके बाद हमारी जो लास्ट प्रोसेस जो होती है हमारी, वो होती है माउंटिंग एंड रिजल्ट की। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है माउंटिंग एंड रिजल्ट में, तो माउंटिंग में जनरली हम क्या करते हैं, आपकी स्लाइड यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है। अब प्रिपेयर होने के बाद आपकी जो स्लाइड है उसको आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी स्लाइड पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। स्लाइड को बनाने के बाद आप क्या करोगे, स्लाइड को आप कवर स्लिप से सबसे पहले आप क्या करोगे, कवर स्लिप में लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, कवर स्लिप के ऊपर आपके जो है स्लाइड के ऊपर आपको डीपीएक्स को रखना है। डीपीएक्स जो होता है एक स्टिकी होता है, जो कि आपकी स्लाइड को फर्दर जो है किसी भी, एक तो प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो स्लाइड होती है उसको वो हार्म होने से बचाता है, आपके टिश्यू को हार्म होने से बचाता है। जिससे क्या होता है कि वो डीपीएक्स जो होता है वो काफ़ी स्टिकी होता है, जो कि आपकी कवर स्लिप को क्या करता है, एकदम से स्टिक करके रख देता है, जिससे आपकी जो स्लाइड होती है वो डैमेज नहीं होती है। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है जो हमारा रिजल्ट होता है, उसमें हमारा जो न्यूक्लियस होता है ब्लू कलर में दिखाई देता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो पिंक कलर में दिखाई देता है। अगर हमारी जो स्टेनिंग है उसमें अगर हमें कैंसरस टिश्यू दिखाई दे रहे हैं तो हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में चेंजेस दिखाई देंगे आपको। जहाँ पर अगर हमारे कैंसर टिश्यू आपको दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो साइटोप्लाज्म का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और न्यूक्लियस का साइज़ जो होगा बढ़ जाएगा। और अगर हमारी सेल नॉर्मल है तो आपकी जो साइटोप्लाज्म है उसका साइज़ एज इट इज़ रहेगा और न्यूक्लियस का साइज़ भी कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ पर हम जो है अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को देखने के लिए और हमारे कैंसर और प्री कैंसरियस डिसीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। और टिश्यू प्रोसेसिंग की फर्दर जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू। कितने मिनट का हुआ सर?
है।